सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स अभी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पर ए, बी और सी, इसमें सी है और 2 में आपको 2 रिएक्शन लिखना है। ठीक है, तो पहला है जिंक Zn2+ salts आर कलरलेस वाइल Ni2+ salts आर कलर्ड। दूसरा है Cr क्रोमियम इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तीसरा है ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक एक्टिविटीज़। उसके बाद रिएक्शंस है KMnO4 MnO4 माइनस का I माइनस Fe2+ आयन के साथ एसिडिक मीडियम में। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे कि हम लोग पहले ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो उसको मैं लिख दूंगा कहाँ से हम लोग ये क्वेश्चन किए हैं, और जो नहीं किए हैं उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। Zn2+ salts are colorless while Ni2+ salts are colored। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमने किया है। सिमिलर क्वेश्चन है, डी ट्रांजिशन का इसमें कॉन्सेप्ट है। 43 में था Zn2+ इज कलरलेस वाइल Cu2+ इज कलर्ड। यहाँ पर Ni2+ है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, डी ट्रांजिशन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है Ni2+ में और Zn2+ में नहीं होता है। अगला है Cr इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको हम लोग देखते हैं कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो Cr ऑक्सीडाइज होना चाहता है Cr3+ में। हमने ये देखा है 3d3 कॉन्फ़िगरेशन उसका आ जाएगा T2G हाफ फिल्ड सबशेल, मतलब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने किया है, थोड़ा बस लैंग्वेज क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। अगला है हमारा ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स शो कैटालिटिक एक्टिविटीज़। कैटालिटिक प्रॉपर्टी हमने की है क्वेश्चन नंबर 48 पार्ट 1 आप देख सकते हैं। सेकेंड है राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ पर मैग्नेट आयन I+ और Fe2+ एसिडिक मीडियम में है। तो NCERT में आप देख सकते हैं एसिडिक मीडियम के आपको 6 इक्वेशंस दिए हैं, उसमें से पहले 2, ये पहला ये दूसरा ये हमने किया है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 66 देख सकते हैं, सिर्फ 60 छोड़ सकते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 60 का पार्ट 1 में भी आपको Fe2+ का मिल जाएगा, पर अगर इसको हम लोग छोड़ दें तो क्वेश्चन नंबर 66 पूरा यही है। पार्ट 1 में आपको I- और पार्ट 2 में आपको Fe2+। तो क्वेश्चन 66 आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन CBSE 2023 5 मार्क्स में पूछा गया था। ये क्वेश्चन हमने किया था। सेकेंड पार्ट में थोड़ा लैंग्वेज थी, वरना सेकेंड पार्ट जो है इसका Cr इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी हमने देखा था। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 75, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। सेकेंड है कि E0 वैल्यू ऑफ Mn2+ Mn फॉर मैग्नीज इज हाईली निगेटिव और E0 ऑफ Mn3+ Mn2+ इज हाईली पॉजिटिव। तीसरा है Cu2+ इज अनस्टेबल इन मीडियम, एक्वस मीडियम या एक्वस सॉल्यूशन। सेकेंड है राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम MnO2। इसको हमने देखा था पाइरोलिसाइड ओर कहते हैं। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें देखे हैं। पहला जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का, तो क्वेश्चन नंबर 55 का पार्ट 1 का भी आप इसमें देख सकते हैं। अगला है हमारा कि Mn2+ से Mn की वैल्यू निगेटिव होती है। निगेटिव मतलब Mn2+ से Mn फॉर्म नहीं होना चाहता है, निगेटिव वैल्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि Mn2+ खुद स्टेबल होता है, हमने देखा है 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। और Mn3+ से Mn2 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब ये बनना चाहता है, मतलब Mn3+ से Mn2+ आयन जाना चाहता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है, Mn2+ स्टेबल है 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, तो वो यहीं रहना चाहता है, Mn नहीं बनना चाहता है इसलिए निगेटिव, और Mn3+ से Mn2+ बनना चाहते हैं इसलिए पॉजिटिव, है ना। तो हम लोग लैंग्वेज देख लेते हैं। E0 ऑफ Mn2+ से Mn वैल्यू इज हाईली नेगेटिव and E0 of Mn3+ से Mn2+ is highly positive due to the extra stability of half-filled 3d orbitals of Mn2+ 3d5, है ना। तो ये डायरेक्ट लैंग्वेज 1 मार्क का था, इतना सफिशिएंट है। अगर आप चाहें तो इसमें कुछ लाइन और जोड़ सकते हैं और इंडिविजुअली आप लिख सकते हैं कि क्यों Mn2+ स्टेबल है और इस कारण पॉजिटिव या निगेटिव है। ठीक है, अगला है हमारा Cu+ इज अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम या एक्वस सॉल्यूशन। इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 25 देख सकते हैं। हमने देखा था डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है Cu+ का। सेकेंड है राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट फ्रॉम पाइरोलिसाइड और Mn2+। तो ये क्वेश्चन हमने देखा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 67 आप इसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
पहला है वाई आर कॉपर हैलाइड्स नोन एक्सेप्ट दैट कॉपर आयोडाइड, ठीक है। सेकेंड पार्ट है वाई इज द ई नॉट वैल्यू ऑफ V3 प्लस से V2 प्लस वैल्यू फॉर वेनेडियम कंपेरेटिवली लो। तीसरा है वाई HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुड नॉट बी यूज फॉर पोटेशियम पर मैग्नेट टाइट्रेशन। चौथा है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पांचवा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ pH ऑन डाइक्रोमेट आयन सॉल्यूशन। ये पांचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 के सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 5 मार्क्स का दिया हुआ था। एक बार इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है हमारा वाई आर कॉपर हैलाइड्स नोन एक्सेप्ट दैट ऑफ कॉपर आयोडाइड। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कॉपर 2 प्लस आयोडाइड इज अननोन, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर सिर्फ आयोडाइड लिखा है, तो जनरली हम लोग 2 प्लस इसमें लेते हैं। तो कॉपर आयोडाइड इज नॉट फॉर्म बिकॉज कॉपर 2 प्लस आयंस ऑक्सीडाइज कॉपर आयंस 2 प्लस आयंस ऑक्सीडाइज आयोडाइड आयन टू आयोडीन, ठीक है। तो हमने पहले देखा था Cu प्लस तो पहले अनस्टेबल होता है ना एक्वस मीडियम में, तो जो बनता है वो Cu2 प्लस ही बनता है। और Cu2 प्लस भी आपका जो I माइनस है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, तो उसे कंबाइन करके आयोडाइन मतलब आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है, वो आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर देता है, और इसी कारण कॉपर आयोडाइड बनता नहीं है ना। Cu प्लस यहाँ पर लिखा नहीं है Cu2 प्लस या Cu प्लस, बस यहाँ पर लिखा है कॉपर आयोडाइड, पर हमने देखा है Cu प्लस वैसे अनस्टेबल होता है और Cu प्लस Cu2 प्लस ही फॉर्म करता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में, और Cu2 प्लस भी आयोडीन को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में, जिसके कारण कॉपर आयोडाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। अगला है हमारा वाई इज ई नॉट ऑफ V3 प्लस से V2 प्लस वैल्यू कंपेरेटिवली लो। तो लो वैल्यू क्यों होता है, अब किसके कंपेयर में ये लो हो रहा है, तो वो हमें देखना। इस क्वेश्चन को और आप अच्छे से एक बार देख सकते हैं, तो आप NCERT में देखेंगे कि वहाँ पर एक टॉपिक है ट्रेंड्स इन द M3 प्लस से M2 प्लस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, ठीक है। तो उसमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ को एक बार पढ़िएगा तो लास्ट की 3-4 लाइनों में आप वहाँ पर जो लास्ट लाइन है वहाँ लिखा है द कंपेरेटिवली लो वैल्यू फॉर V इज़ रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ V2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर V2 प्लस आपका 3D3 होता है और V3 प्लस आपका 3D2 होता है। अब V3 प्लस और V2 प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू कंपेरेटिवली लो होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो आपका V2 प्लस होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है। मतलब V2 प्लस स्टेबल तो हो रहा है, मतलब ये यहाँ जानना तो चाह रहा है, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है कंपेरेटिवली। आपको ध्यान देना है, कंपेरेटिवली लिखा है, तो किससे कंपेयर किया गया। तो अगर आप वो लाइन पढ़ेंगे एक बार, तो वहाँ पर लिखा है कि द कंपेरेटिवली हाई वैल्यू ऑफ Mn शोज दैट Mn2 प्लस इज पर्टिकुलरली स्टेबल, whereas comparatively low value of Fe shows that the extra stability of Fe3 plus. The comparatively low value for V is related to the stability of V2 plus. तो वहाँ पर बस लास्ट की ये लाइन पूछी गई है, तो आप वो पैराग्राफ पढ़ के थोड़ा सा एक बार इसको देखिएगा, तो इसका आंसर आपको यही मिल जाएगा। आप डायरेक्ट NCERT का लिख सकते हैं, और इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद भी देख सकते हैं सेकेंड पार्ट को, ठीक है। यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट क्या है, वाई HCl शुड नॉट बी यूज फॉर पोटेशियम पर मैग्नेट टाइट्रेशंस। तो HCl क्या होता है, HCl आपका Cl-1 है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है Cl2 में, क्लोरीन में 0, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो HCl गेट्स ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। तो पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, हाईली मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि Mn7 प्लस में रहता है, तो वो खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो HCl हमारा जो एसिड होता है उसको चेंज कर देता है पोटेशियम पर मैग्नेट Cl2 में। तो एसिड रहता नहीं है टाइट्रेशन के लिए, तो इसलिए पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंस में HCl को यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। हैंस HCl शुड नॉट बी यूज फॉर पोटेशियम पर मैग्नेट टाइट्रेशन, क्योंकि ये एसिड टाइट्रेशन के लिए एसिड हमें चाहिए, और ये एसिड को कन्वर्ट कर देता है क्लोरीन में, ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। अगला फोर्थ हमारा क्या है, तो फोर्थ हमारा है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड देयर इज अ स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन हमने किया है ना, सिमिलर क्वेश्चन ऐसा। इसका आंसर क्या है कि द एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्रीजेस स्लाइटली एट द एंड ऑफ अ पीरियड ड्यू टू इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं या डी ब्लॉक में एंड में आते हैं, एंड के एलिमेंट्स में, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है जिसके कारण रिपल्शन ज़्यादा होने लगता है। तो इसी कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण स्लाइटली इंक्रीज होता है एटॉमिक रेडियस एट द एंड। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ क्या है? तो फिफ्थ है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डाइक्रोमेट आयन सॉल्यूशन? द chromates and dichromates are interconvertible in aqueous solution depending upon the pH of solution. तो क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। एज द पीएच इंक्रीजेस डाइक्रोमेट आयन चेंजेस टू क्रोमेट आयन। तो जैसे पीएच को इंक्रीज किया जाता है तो जो डाइक्रोमेट आयन है वो क्रोमेट आयन में चेंज हो जाते हैं, मतलब Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन चेंज हो जाते हैं CrO4 क्रोमेट आयन में। ठीक है, तो ये पांचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप इनको एक बार ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। फिर से आपको अकाउंट करना है, रीज़न देना है इन 3 पार्ट के लिए, और सेकंड पार्ट में आपके पास 2 रिएक्शंस हैं। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।